स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का एक टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नाउ हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्गों की बात कर रहे हैं कि ये वर्ग क्या है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी है, वर्ग है क्या अपने आप में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आम इंसान जो है वो अगर सरसों के खेत में जाता है तो वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा कि यहाँ पर जितने भी प्लांट उग रहे हैं वो सभी एक प्रकार के हैं। यहाँ प्रकार का मतलब क्या, एक टाइप के हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अपन देखते हैं कि उसके पास में खेत में जो है वो गेहूं के प्लांट लगे हुए हैं तो वो क्या कहेंगे, ये गेहूं के प्लांट तो एक प्रकार के हैं, लेकिन दोनों खेत के अंदर जो प्लांट्स उगे हुए हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि हमें एक महती आवश्यकता पड़ती है किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए कि ये किस प्रकार के हैं। तो इस कारण हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के अंदर जब प्लांट के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, प्लांट को पहचानने, उनकी एक राइट पोजीशन देने के लिए, तो हमने कुछ कैटेगरीज का निर्धारण किया, कुछ वर्गों का निर्धारण किया। क्योंकि टैक्सोन अपने आप में क्या है, टैक्सोनॉमी टैक्सोन से बना है। टैक्सोन का मतलब वर्गक या रैंक, एक ऐसे रैंक जिससे हम किसी जीव को या किसी प्लांट को आसानी से पहचान सके, उसकी एक राइट पोजीशन रख सके। इसीलिए कैटेगरीज का कंसेप्ट आया या वर्गों का कंसेप्ट आया, और इन कंसेप्ट का ही आज हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में डिटेल से कि कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है और उनका कंसेप्ट या उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज कौन सी है, स्पीसीज की कैटेगरीज या कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की संकल्पना। अब इसका जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय दिया जाता है सबसे पहले कैरोलस लीनियस को, क्योंकि जो जाति की संकल्पना दी थी वो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही दी थी। और बायनोमियल पद्धति के द्वारा प्लांट्स को पहचानने में या प्लांट का जो नामकरण है उससे बायनोमियल जो पद्धति थी वो पद्धति भी किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने ही दी थी। अब यहाँ स्पीसीज का मतलब क्या है या स्पीसीज किसको बोलेंगे या जाति की संकल्पना किसको बोलेंगे। अगर अपन बात करें डार्लिंगटन की, 1928 के अंदर उन्होंने एक डेफिनेशन दी स्पीसीज की, और क्या डेफिनेशन दी कि जेनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट विच interbreed within themselves and morphologically similar can be placed in a single species। मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ऐसी पादप व्यष्टि या ऐसे पादप इंडिविजुअल जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अलग हैं, सेपरेट हैं और आपस में एक दूसरे से पूर्णतया क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। इन सब को उन्होंने किस में रखा, उन सबको उन्होंने एक स्पीसीज नाम दिया या जाति का नाम दिया। देन क्लाउसन और सहयोगियों ने इससे कुछ कैरेक्टर बताएं जाति के। जैसे पहला कैरेक्टर है कि जाति हम उसको बोलेंगे जिसके सभी सदस्य मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली एक दूसरे से पूर्णतया समान दिखते हो। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो अभी अपन बाद में बात करेंगे किसमें, इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जैसे अभी मैंने एग्जांपल अपने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर सरसों के खेत में जाएगा कोई आदमी तो देखकर पहचान सकता है कि इस खेत में लगे हुए सारे पौधे जो हैं वो एक समान हैं, ये एक ही प्रजाति के पौधे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या होना चाहिए, सभी एक समान होने चाहिए। दूसरा, जेनेटिकली रूप से भी एक समान होना चाहिए, यानी कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके, अंतर प्रजनन कर सके, एक दूसरे से प्रजनन कर सकें, अपने समान ऑफ स्प्रिंग या अपने समान संतति उत्पन्न कर सकें, और जिनके करैक्टर भी हुबहू उनके जैसे हो। उन सबको अपन किस में रखेंगे, स्पीसीज के अंदर रखेंगे। तीसरा, इनके बीच में कोई जेनेटिकली बैरियर नहीं होना चाहिए, आनुवंशिक अवरोध नहीं होना चाहिए। आसानी से वो क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रति इंटर प्रजनन, एक दूसरे के साथ इंटर ब्रीडिंग कर सके, उनके बीच में कोई जेनेटिक बैरियर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टर है जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट्स जो हैं वो किसी एक स्पीसीज के हैं या कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पीसीज के हैं।
अब यहाँ अपन देखते हैं कि इन स्पीसीज के अंदर भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हो सकते हैं, कुछ जेनेटिकल वेरिएशंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। तो इन सबको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। अब कौन कौन सी इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज है, उनमें कितने लेवल का वेरिएशंस है वो अपन बात करते हैं। जैसे पहला है बायोटाइप, जैव प्रारूप, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन जैव प्रारूप। क्या मतलब होगा कि ऐसे प्लांट स्पीसीज या ऐसे प्लांट पर्टिकुलर एक स्पीसीज के प्लांट जो एक स्थान या एक से दूसरे स्थान पर भी उग सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होनी चाहिए? एक समान वातावरणीय परिस्थितियों में उगने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जो एक समान वातावरणीय परिस्थितियों में होते हुए भी जिनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ऐसे सभी क्या कहलाएंगे? बायोटाइप कहलाएंगे। यानी ऐसी सभी स्पीसीज के जो सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे से बायोटाइप या जैव प्रारूप कहलाएंगे। इंसेक्ट्स के अंदर बहुत आसानी से अपन को दिखाई देते हैं। जैसे इंसेक्ट्स जो हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या किसी एक ही वातावरणीय परिस्थितियों के अंदर एक इंसेक्ट की स्पीसीज के कुछ सदस्य तो क्या होते हैं, किसी प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सदस्य उस प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके जो अल्कलॉइड्स हैं प्लांट के अंदर उससे वो मर जाते हैं या उनके ऊपर फीडिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरे उसी प्रजाति के दूसरे कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आसानी से फीड कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो सदस्य क्या हो गए? उन अल्कलॉइड या उन जहरीले विषैले तत्वों के प्रति क्या हो गए? रेसिस्टेंट हो गए। तो ऐसी स्थिति में वो है तो एक ही स्पीसीज के, सभी एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या आ गई? प्रतिरोधकता आ गई उन पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर फीड करने में। तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के बायोटाइप्स कहलाएंगे या जैव प्रारूप कहलाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक समान वातावरणीय परिस्थितियों में उगते हुए भी वो फिजियोलॉजिकली क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स की बात करें जो लोकल वेरिएंट के रूप में काम आते हैं या लोकल वेरिएंट जो होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ओशियम में कुछ ऐसे प्लांट्स मिल रहे हैं, स्पीसीज हैं जो है तो स्पीसीज लेकिन ओशिया की खासियत है यहाँ के उसमें कुछ न कुछ करेक्टर ऐसे हैं मॉर्फोलॉजिकल जो दूसरी जगह पर मिलने वाले प्लांट्स के अंदर या उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट में वो करेक्टर नहीं दिखाई देते मॉर्फोलॉजिकली। ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? जेनेटिकली तो एक समान है, आनुवंशिक रूप से पूर्णतया समान है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली ये कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। इन सभी को अपन क्या बोलेंगे? बायोटाइप बोलेंगे। देन इकोटाइप, इकोलॉजिकल टाइप या पारिस्थितिकी प्रारूप। क्या मतलब हुआ कि एक स्पीसीज के ऐसे सदस्य या ऐसे पॉपुलेशन जो अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में उगने की वजह से उनमें क्या हो गया? कुछ डिफरेंसेज आ गए, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज आ गए। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं ये आगे चलकर उत्तरोत्तर चलकर कई हजार सालों के अंदर कैसे हो गए? उनके जेनेटिक्स के अंदर भी इंक्लूड हो गए या आनुवंशिक रूप से ये स्थायी हो गए। लेकिन आपस में जरूर वो आपस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये करेक्टर तो स्थायी हो गए लेकिन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो इन सभी को अपन क्या बोलेंगे? इकोटाइप बोलेंगे। एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ह्यूमन का। हालांकि ह्यूमन के अंदर उसको अपन रेस बोलते हैं, रेस एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, RACE रेस, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पर उनको ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग है, टुंड्रा के अंदर अलग है, या अपन देखते हैं यहाँ पर मैदानी इलाकों के अंदर अलग है, एशिया के अंदर अलग है। तो अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में उगने की वजह से उनका जो ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट है या उनके अंदर जो करेक्टर है वो चेंजेज हो गए और वो करेक्टर जेनेटिकली रूप से क्या है? परमानेंट है। जैसे हम मंगोल प्रजाति को देखते पहचान सकते हैं, अफ्रीकन को देख के पहचान सकते हैं, यूरोपियन को देख कर पहचान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अलग अलग वातावरणीय परिस्थिति में रहने की वजह से क्या हुआ? इनमें ये डिफरेंसेज आए और ये फिर आगे चलकर क्या हो गए? जेनेटिकल रूप से इम्प्रिंटेड हो गए। लेकिन आपस में सभी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ये भी इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी कहलाएगी। देन इकिड्स, ऐसे पादप जो अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में उगने की वजह से जिनमें कुछ वेरिएशंस आए लेकिन
ये वेरिएशन जो हैं वो वेरिएशन जेनेटिकली रूप से स्थायी नहीं है, केवल वेजिटेटिव रूप से, मॉर्फोलॉजिकल रूप से ही है। और जब कभी भी इन प्लांट्स को हम समान वातावरणीय परिस्थितियों में उगाते हैं तो इनके करैक्टर वापस पूर्णतया एक समान हो जाते हैं, ये मूल रूप में लौट आते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे, इकेट्स या पारिज बोलेंगे। क्या मतलब हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है इकोटाइप और इकेट्स के अंदर? यहाँ जो वेरिएशन वातावरणीय परिस्थितियों की वजह से आया वो तो जेनेटिकल रूप से स्थायी हो गए, जबकि यहाँ क्या है, वो चेंजेस जेनेटिकली रूप से स्थायी नहीं है। जब कभी भी हम उनको समान वातावरणीय परिस्थिति में उगाएंगे तो उनके करैक्टर वापस कैसे हो जाएंगे, मूल रूप के जो प्लांट है उनके जैसे हो जाएंगे। इन सबको अपन क्या बोलेंगे, इकेट्स बोलेंगे। देन एक चीज़, एक इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी और आती है वेराइटीज। अब वेराइटीज क्या है कि कोई स्पेसिफिक करैक्टर उनमें डेवलप हो गया, ठीक है ना, जिसके आधार पर हम उसको एक अलग वैरायटी है तो स्पीसीज सेम, लेकिन उसको अपन वैरायटीज या किस्म बोलते हैं। और ये जो करैक्टर है ये भी जेनेटिकल रूप से इम्पॉर्टेंट है, इम्प्रिंटेड है, जो सदैव उसके अंदर परमानेंट रहता है, विद्यमान रहता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले काली सरसों और पीली सरसों, दोनों के प्लांट दिखने में हूबहू जैसे हैं, हर तरीके से एक जैसे दिखाई देते हैं। अंतर केवल क्या है इनके अंदर कि एक के सीड जो है वो येलो रंग के होते हैं, एक के सीड जो है ब्लैक रंग के होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको काली सरसों और पीली सरसों। तो यहाँ इनको अपन ने क्या बोला, वैरायटीज बोला है। तो एक ही स्पीसीज, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों और इसी तरह से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग एक ही स्पीसीज, लेकिन वैरायटी दोनों में क्या हो गई, अलग अलग वैरायटी हो गई। इसी तरह से अगर अपन देखते हैं देसी बबूल जो अपना जो पीले रंग का जिसमें फ्लावर निकलता है, देसी बबूल अकेसिया नाइलोटिका, अपने यहाँ पर इसकी 2 वैरायटीज मिलती है, या जिसको अपन सब स्पीसीज, कई बार हम इन वैरायटीज को सब स्पीसीज लेवल पर भी लेकर जाते हैं। अब किसको वैरायटी बोलेंगे, किसको सब स्पीसीज बोलेंगे, ये साइंटिफिक कम्युनिटी डिसाइड करती है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि कितने करैक्टर समान है और कितने करैक्टर असमान है, किसको हम सब स्पीसीज कहें और किसको वैरायटी कहें। तो यहाँ पर जैसे अगर अपन बात करें अकेशिया की 2 सब स्पीसीज मिलती है नाइलोटिका की, एक अकेशिया नाइलोटिका वैरायटी इंडिका, एक अकेशिया नाइलोटिका वैरायटी क्यूप्रेसिफॉर्मिस। दोनों में अंतर केवल कितना है कि एक की कैनोपी जो है वो बुश शेप कैनोपी, कैनोपी किसको बोलते हैं अपन ने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है ट्री कैनोपी के ऊपर, ठीक है ना, वृक्षों की वितान संरचना। देन एक की कैनोपी कैसी है, बुश शेप की, इस तरह से गोलाकार गुंबद आकार की, और दूसरे की कैनोपी कैसी है जिसमें सिलिंड्रिकल शेप, यानी कि इस तरह से ब्रांचेज निकलती है, पूरा एक दीर्घवृत्त बनता है। तो दोनों में मैक्सिमम करैक्टर दिखने में हूबहू एक समान, उनके फ्लावर, उनकी फ्रूटिंग वगैरह सब कुछ, केवल उनकी कैनोपी में डिफरेंस है। एक की कैनोपी कैसी हो गई, राउंड बुशी शेप कैनोपी, एक की कैनोपी कैसी हो गई, सिलिंड्रिकल कैनोपी। तो ये वैरायटी या सब स्पीसीज कहलाएंगे, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीज़ है, वैरायटी अलग है, सब स्पीसीज, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर हम उनको कहते हैं कि इसको अपन वैरायटीज बोलेंगे या इसको अपन सब स्पीसीज बोलेंगे। देन इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स आती है, कुछ और कैटेगरीज हो सकती है, जैसे कल्टीवर्स है। कल्टीवर्स का मतलब गेहूं के जो अपन खेतिहर पादप जो है, उन खेतिहर पादपों की कृषि उपज जो अलग अलग वैरायटीज बनाते हैं उनको अपन कल्टीवर्स बोलते हैं, कि ना, जिसको हम डेवलप करते हैं। इन कल्टीवर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य कि जितनी ज़्यादा नीचे की तरफ अपन जाते हैं, जैसे क्लेन्स है, फॉर्म्स है, कल्टीवर्स है, जिनको हमने डेवलप किया है, लेकिन समय के साथ में अगर अपन को नेचुरल फॉर्म के अंदर रख दे इनको, या नेचुरली उगने दे, तो ये धीरे धीरे आपस अपने किस में आ जाते हैं, मूल प्रारूप में आ जाते हैं, यानी कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पीसीज का कंसेप्ट बोलेंगे, और इन सभी को क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर जाति बोलेंगे या स्पीसीज बोलेंगे। देन दूसरा जो है स्पीसीज से ऊपर का जो रैंक है, वो स्पीसीज से ऊपर का रैंक कौन सा है, जीनस, या जिसको अपन क्या बोलेंगे, जीनस की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ जीनस या वंश की संकल्पना। अब वंश की संकल्पना जो है उसको अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो वंश की संकल्पना दी उसमें एक नाम आता है टॉनफोर्ड। टॉनफोर्ड एक साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने अपने द्वारा लिखी हुई किताब इंस्टीट्यूशन री हर्बेरी के अंदर करीब 700 जीनस का वर्णन किया है। अब जीनस किसको बोलेंगे या वंश किसको बोलेंगे, या वंश की संकल्पना क्या है।
ऐसे सभी स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज या दूसरी जितनी भी एनिमल स्पीसीज है, क्योंकि हम टेक्सोनॉमी दोनों में आता है, बॉटनी में भी आता है, जूलॉजी में भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसी सभी प्लांट स्पीसीज जो मैक्सिमम कैरेक्टर में तो एक समान हो लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, आपस में प्रजनन नहीं कर सकते, उन सबको अपन क्या रखेंगे, एक जीनस के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जांपल है ऑसिमम, बेसिल जिसको अपन बोलते हैं, या तुलसी जिसको बोलते हैं। अब कॉमन देखा होगा आपने, अपने घरों में भी देखा होगा, तुलसी की दो प्रजाति अपने घरों में देखती है, एक राम तुलसी और एक श्याम तुलसी। एक के अंदर ग्रीन पत्तियां होती है, स्टेम थोड़ा है ब्राउनिश होता है, दूसरा जो है जिसके अंदर ब्लैकिश ब्राउन, स्टेम कैसा होता है, ब्लैकिश ब्राउन होता है, पत्तियां भी हल्की पर्पलिश ग्रीन होती है, तो उसको अपन श्याम तुलसी बोलते हैं। अब दोनों ही ऑसिमम, मैक्सिमम करेक्टर दोनों में क्या है, एक समान है, लेकिन केवल कुछ करेक्टर उसमें डिफरेंट है, और वो भी कैसे हैं, जेनेटिकली रूप से इम्प्रिंटेड है, दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक जीनस के अंदर रखेंगे, ऑसिमम जीनस के अंदर रखेंगे। इसी तरह से जैसे एक कॉमन एग्जांपल है टेफ्रोशिया का, अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश के अंदर खूब सारा प्लांट मिलता है, गुलाबी रंग के फ्लावर निकलता है जिसको अपन बियाणी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। अब इस बियाणी के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ करीब पश्चिमी राजस्थान में इसकी 9 स्पीसीज मिलती है, जैसे टेफ्रोशिया पर्प्यूरिया है, टेफ्रोशिया वॉल्चियाई है, टेफ्रोशिया फॉल्सिफॉर्मिस है, टेफ्रोशिया विलोसा है, ठीक है ना। जैसे विलोसा की बात करें अपन, जिसको रू वाली बियानी बोलते हैं। अब रू वाली बियानी क्यों बोलते हैं, रुए, रुए का मतलब होता है हेयर्स, ठीक है ना। तो जो इसकी पॉड होती है, फलियां होती है टेफ्रोशिया की इस स्पीसीज में, उसके ऊपर वेलवेट जैसी खूब सारे हेयर होते हैं, तो ये क्या हो गया, टेफ्रोशिया विलोसा, एक अलग स्पीसीज, जेनेटिक रूप से बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर है, और दूसरी टेफ्रोशिया की स्पीसीज ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। इसी तरह से टेफ्रोशिया फैल्सिफॉर्मिस, जो पॉड है वो बिल्कुल हंसिया के आकार की होती है, सिकल आकार की, ठीक है ना, फैल्सीफॉर्म आकार की, इसलिए उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फैल्सीफॉर्मिस बोल रहे हैं। इसी तरह से एक और भाकर बियाणी, क्या मतलब, भाकर का मतलब चट्टाने या जो अपने क्या कहते हैं पहाड़, उनको अपन यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भाकर बोलते हैं, भाकर बियाणी। क्या मतलब हुआ इसका, कि टेफ्रोशिया की ये स्पीसीज जो है सदैव पहाड़ों पर या चट्टानों के ऊपर मिलती है, मैदानी इलाकों में नहीं दिखती है अपन को, तो वो इसका एक स्पेसिफिक करेक्टर है, और उसकी सीड मॉर्फोलॉजी वगैरह सब कुछ डिफरेंट है, तो उसको अपन, लेकिन बाकी दिखने में कैसे, अगर अपन देखें ऊपर से सुपरफिशियली देखें तो एक झटके में पहचान जाएंगे कि ये टेफ्रोशिया होना चाहिए। अब कौन सी स्पीसीज है वो अलग है पहचानने की बात, लेकिन देख कर पहचान सकते हैं कि ये टेफ्रोशिया होना चाहिए। तो इन सबको अपन ने किस में रखा, टेफ्रोशिया जीनस के अंतर्गत रखा। इस तरह से एक और कॉमन एग्जाम्पल है सोनामुखी का। सोनामुखी अपने यहाँ पर खेतों में उगाते हैं, ठीक है ना। उसकी एक जंगली प्रजाति भी है जिसको अपन अड़क सोनामुखी बोलते हैं, तो दोनों देख कर लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं फ्लावर के आधार पर, सीड्स के आधार पर, ठीक है ना। तो इनको अपन ने एक जीनस के अंदर रखा, किसमें, सेना में। एक जो जिसके कल्टीवेशन करते हैं सेना अलेक्जेंड्रियाना, और जो जिसका कल्टीवेशन नहीं करते, जंगली रूप से मिलता है, वो है सेना इटालिका। इसी तरह से पाइनस की कई सारी स्पीसीज है, देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये पाइनस है, लेकिन कुछ करेक्टर में वो डिफरेंट है और आपस में एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकती, प्रजनन नहीं कर सकती, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, जीनस कहलाएगा। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, कंसेप्ट ऑफ जीनस कहलाएगा, या वंश की संकल्पना कहलाएगा। देन इसके ऊपर का जो टेक्सा है, जीनस के ऊपर का जो टेक्सा है वो आता है फैमिली, ठीक है ना, एक परिवार या एक फैमिली की बात कर रहे हैं अपन। तो इसके कंसेप्ट को क्या, इसकी जो संकल्पना है वो कहलाएगी कंसेप्ट ऑफ फैमिली कहलाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका क्या है, जैसे मालवेसी एक फैमिली है, प्लांट के अंदर मालवेसी एक फैमिली है। अब इस मालवेसी फैमिली के अंदर अपन देखते हैं, जैसे चाइना रोज है, हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, एल्थिया रोजिया, इसी तरह से एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटम, भिंडी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, एबेलमॉस्कस। इसी तरह से पेवोनिया है, साइडा है, ये सभी क्या है, एबुटुलन है, कि सभी एक फैमिली में रखे गए हैं। अलग अलग प्लांट्स को अपन ने किस में रखा, जीनस को एक फैमिली। एबुटुलन की अपने आप में कई सारी स्पीसीज हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एल्थिया की अपने आप में कई सारी स्पीसीज है, पेवोनिया की अपने आप में कई सारी स्पीसीज हैं। तो इन सभी जीनस को अपन ने एक फैमिली के अंतर्गत रखा मैक्सिमम कैरेक्टर के आधार पर। कैसे, क्या कैरेक्टर है उनके मालवेसी फैमिली के अंदर, कि पुष्प जो है वो पेंटामिरस है। पुष्प क्या है, पेंटामिरस है, यानी कि पेंटामिरस का मतलब जिसमें 5 ही बाह्य दल हो, 5 उपांग हो, 5 कार्पल हो, 5
क्या कहते हैं स्टाइल हो, 5 स्टिग्मा हो, तो सभी 5-5 के पेयर के अंदर रहे तो पुष्प कैसा है, पेंटामेरस। दूसरा, इन सभी जीनस के अंदर एपिकैलिक्स, बाएं दल के बाहर की तरफ जो एपिकैलिक्स होता है, सहपत्र क्या कैलिक्स के समान संरचनाएं होती है, उनको अपन एपिकैलिक्स बोलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, सहपत्रिकाएं, ठीक है ना। तो वो एपिकैलिक्स जो है, वो एपिकैलिक्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन सभी जीनस की, सभी जीनस में मिलेगा, चाहे वो एल्थिया हो, चाहे हिबिस्कस हो, चाहे एबेलमोस्कस हो, सभी के अंदर अपन को एपिकैलिक्स मिलता है। तो पुष्प पेंटामेरस एपिकैलिक्स का मिलना, पुमंग या पुंकेसर का मोनोएडल्फस कंडीशन होना, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है। मोनोएडल्फस कंडीशन किसको बोलते हैं, एक संगी जिसमें सभी पूतंतु मिलकर एक पूतंतु नाल बनाते हैं, गाइनोसियम के चारों तरफ एक पूतंतु नाल बनाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक संगी अवस्था या मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका, मालवेसी फैमिली का। इसी तरह से अगर अपन बात करें यूफोर्बिएसी फैमिली, साइथियम पुष्पक्रम, लेटेक्स की उपस्थिति, साइथियम पुष्पक्रम और लेटेक्स की उपस्थिति, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यूफोर्बिएसी फैमिली का। अब चाहे अपन उसके अंदर यूफोर्बिया ले, चाहे रिसिनस ले, चाहे फाइलेंथस ले, ठीक है ना, ये सभी क्या है अपने आप में, सभी के अंदर साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम और सभी के अंदर क्या मिलता है, लेटेक्स मिलता है। अलग अलग जीनस है, यूफोर्बिया की कई सौ स्पीसीज है, रिसिनस की कई सारी स्पीसीज है, फाइलेंथस की कई सारी स्पीसीज है अपने आप में। तो फाइलेंथस एक जीनस है, यूफोर्बिया एक जीनस है, ठीक है ना, रिसिनस एक जीनस है, लेकिन इन सभी के अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम और लेटेक्स की उपस्थिति। तो इन सब को अपन ने किस में रखा, यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर रखा। इसी तरह से एस्ट्रेसी फैमिली की बात करें, जिसके अंदर अपन देखते हैं सूरजमुखी है, सनफ्लावर है। इसी तरह से ट्राइडेक्स है, यहाँ पर अपने देखते हैं कि सोनेला है, इसको अपन कॉमन लैंग्वेज में सोनेला बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है, मुंडक पुष्पक्रम, कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम है। तो देखकर अपन पहचान सकते हैं कि सूरजमुखी कुल का पौधा हो सकता है, क्योंकि सबके पुष्पक्रम एक जैसा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने आप में सनफ्लावर एक अलग जीनस है, सोनेला एक अलग जीनस है, ठीक है ना, ट्राइडेक्स एक अलग जीनस है, लेकिन इन सब के अंदर कॉमन कैरेक्टर किसका है, मुंडक पुष्पक्रम या कैपिटुलम पुष्पक्रम का है। तो कुछ कैरेक्टर के आधार पर अपन देखते हैं कि कई सारे डिफरेंट सदस्यों को एक फैमिलीज के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये कहलाएगा कौन सा, कंसेप्ट ऑफ फैमिली कहलाएगा, यानी कि एक और रैंक या टैक्सोनॉमी का एक और वर्ग। तो हायरार्की क्रम की बात करें अपन अगर तो हायरार्की क्रम में सबसे नीचे क्या आ गया, स्पीसीज, उससे ऊपर की तरफ आ गया जीनस, उसके ऊपर की तरफ आ गया फैमिली। अब उससे ऊपर का जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर गण, यानी ऐसी सारी पादप फैमिलीज, सभी प्लांट फैमिली जिनमें मैक्सिमम कैरेक्टर मिलते हो या कुछ कैरेक्टर मिलते हो, लेकिन जिनको अपन एकत्रित कर एक जगह पर रख सकें, ठीक है ना। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं मालवेल्स का, मालवेल्स एक गण है। इसी तरह से पेराइटेल्स एक गण है। अब मालवेल्स गण की अगर अपन बात करें तो इसके कुछ कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं, जैसे पुष्प रेगुलर है, बाह्य दलपुंज 5 है, दलपुंज भी 5 हो जिसके अंदर, पुंकेसर जिसमें असंख्य हो, जो ओवरी हो वो त्रिअंडपी, पंचअंडपी या बहुअंडपी हो। इन सभी कैरेक्टर और अब अधिकांश सदस्य कैसे हो, काष्ठीय प्रवृत्ति को। तो ये सभी कैरेक्टर को मिलाकर अपन ने क्या रखा, इन सभी कैरेक्टर के जिस फैमिली में ये कैरेक्टर होंगे उन सभी फैमिलीज को अपन ने किसके अंतर्गत रखा, एक गण के अंदर रखा, मालवेल्स गण के अंतर्गत। इसी तरह से अपन देखते हैं पेराइटेल्स गण कि वो सभी प्लांट फैमिली जिसके अंदर बीजा अंडान्यास कैसा हो, वित्तीय बीजा अंडान्यास, पेराइटल प्लेसेंटेशन जिसके अंदर मिलता हो, उन सभी फैमिलीज को अपन ने एक ऑर्डर के अंदर रखा, गण के अंदर रखा, कौन से, पेराइटेल्स गण के अंतर्गत रखा। यानी कि कुछ कैरेक्टर के आधार पर अपन डिफरेंट फैमिलीज को एक साथ क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, एक गण कहलाएगा या कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। देन इसके ऊपर की अगर अपन देखें क्लास, जैसे पॉलीपेटली है, गेमोपेटली है। अपन बेंथम और ओकर का क्लासिफिकेशन ले, बेंथर और ओकर ने जब क्लासिफिकेशन किया तो प्लांट को 2 वर्गों में बांटा, इनिशियली 2 वर्गों में बांटा। किसके आधार पर, पेटल की, पेटल यानी दल पुंज जो है उनके संयोजन के आधार पर। जैसे यहाँ बना रखा है, ये जो पेटल्स हैं
ये पेटल सभी एक दूसरे से कैसे हैं, सारे एक दूसरे से मुक्त हैं। तो इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलेंगे अपन, पॉलीपेटलस, यानी कि वियुक्त प्रकार के, पृथक दली, पृथक दली। सारे दल एक दूसरे से पृथक है, ये दल अपने आप में पृथक है, ये दल पृथक है, ये दल पृथक, ये और ये सब एक दूसरे से पृथक है। इनको अपन क्या बोलेंगे, पृथक दली या पॉलीपेटली। केवल एक कैरेक्टर के आधार पर मेजर, अब सैकड़ों ऐसे ऑर्डर होंगे, सैकड़ों ऐसे फैमिली होंगी, सैकड़ों ऐसे जीनस होंगे, सैकड़ों ऐसी स्पीसीज होंगी जिसके अंदर पृथक दली कंडीशन मिलती है। तो उन सबको अपन ने एक बड़े वर्ग के अंदर रख दिया, किसमें, पॉलीपेटली। इसी तरह से दूसरा वर्ग क्या बना दिया, गैमोपेटली, जिसमें दल जो है वो संयुक्त हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं धतूरे के अंदर देखा होगा, डॉग फ्लावर में देखा होगा, एंटीराइनम में जो है उसमें देखा होगा, लटकन बेल के अंदर देखा होगा, पिटूनिया में देखा होगा, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि जो दल है वो दल एक नाल जैसी या कीप जैसी संरचना बना रहे, लेकिन सारे दल कैसे हो गए, संयुक्त हो गए। तो इस सभी प्रकार के पुष्प या सभी प्रकार के वो पादप जिनके दल जो है वो संयुक्त हो, उन सब को एक क्लास के अंतर्गत रख दिया, किसमें, गैमोपेटली के अंतर्गत रख दिया। तो ये गण से ऊपर का टेक्सोन है। यानी कि अगर अपन बात करें, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं उसमें कुछ करैक्टर होते हैं, कुछ करैक्टर के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और जैसे जैसे हम स्पेसिफिसिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, स्पीसीज की तरफ बढ़ते जाते हैं, विशेषता की तरफ, वैसे वैसे करैक्टर्स की संख्या ज़्यादा होती जाती है और फिर सेपरेट होते जाते हैं, यानी कि विशेष करैक्टर होते जाते हैं जो किसी और में नहीं मिलते हैं। तो धीरे धीरे स्पेसिफिसिटी या विशेषताएं बढ़ती जाती है। देन इसके ऊपर की तरफ बात करें, डिवीजन आता है। जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है प्रभाग या डिवीजन। जैसे यहाँ आपने लिख रखा एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। अब प्रभाग का मतलब क्या हो गया, जैसे वो सारे प्लांट जिनके अंदर बीज फल भित्ति में कवर रहते हैं उन सबको अपन ने एंजियोस्पर्म माना, और वो सारे प्लांट जिनमें बीज जो है फल भित्ति में कवर नहीं होते हैं उन सबको अपन ने जिम्नोस्पर्म माना। इसी तरह से थैलस लाइक स्ट्रक्चर है तो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो ये अलग अलग डिवीजन हो गए। तो ये सभी क्या कहलाएगी, कैटेगरीज कहलाएंगी, टेक्सोनोमी की कैटेगरीज कहलाएगी। अगर स्कीमेटिक डायग्राम अपन यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा एक जो बॉक्स बनाया है वो कौन सा है, फैमिली। फैमिली में एक से ज़्यादा जीनस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 जीनस हो सकते, मतलब और भी कई सारे जीनस हो सकते हैं। अब अगर केवल एक जीनस हो किसी फैमिली में तो ऐसी फैमिली क्या कहलाएगी, मोनोटिपिक फैमिली कहलाएगी, यानी जिसमें अभी तक कोई दूसरा जीनस अपन ने नहीं रखा है। तो ऐसी फैमिली क्या कहलाएगी, मोनोटिपिक फैमिली कहलाएगी। इसी तरह से अपन जीनस की बात करें, ये जो छोटा वर्ग के, ठीक है ना, इस वर्ग के अंदर अगर केवल एक स्पीसीज अभी तक रखी गई है तो ऐसा जीनस क्या कहलाएगा, मोनोटिपिक जीनस कहलाएगा, ठीक है ना। और एक से ज़्यादा स्पीसीज वाले भी जीनस हो सकते हैं। इसी तरह से 2 या 2 से अधिक जीनस को अपन किसी एक सेक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अगर हायरार्की क्रम देखें तो उस हायरार्की क्रम में स्पीसीज सबसे नीचे की तरफ आएगा और डिवीजन जो है वो सबसे ऊपर की तरफ आएगा। और ये कैटेगरीज क्यों आवश्यक है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर प्लांट का सही क्लासिफिकेशन कर सकें। क्योंकि टेक्सोनोमी का अर्थ ही क्या था, ये टेक्सोनोमी की डेफिनेशन अपन ने जो लास्ट वीडियो बताया था उसमें क्या था कि टेक्सोनोमी अपने आप में क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका नामकरण करना। तो वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या करते हैं, उनको वर्गीकृत करना पड़ेगा, और वर्गीकृत के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वर्गों में बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कंसेप्ट आया वर्गों का, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं, जिसके आधार पर हम किसी प्लांट का पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कर सके, उसकी एक राइट पोजीशन दे सके, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सके और उसका नामकरण कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आज को अच्छा लगा होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक बार वापस बुक से पढ़ें इस टॉपिक को, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में सजेशन वाले कमेंट्स लिखें, ताकि हम इसमें और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।